नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देहरादून से खबर आ रही है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, अगले 15 दिन होंगे चुनौतीपूर्ण। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देहरादून से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, अगले 15 दिन चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरा करेंगी। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी कार्यक्रम है, प्रवचन का होना है आयोजन। तो आपको बता दें, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगी। साथ ही साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पुलिस को बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। प्रवचन का आयोजन होगा इस कार्यक्रम के दौरान, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो देहरादून से ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना, ठीक से बनाना और सारी जिम्मेदारियों को रखना। तो अगले 15 दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं उत्तराखंड की पुलिस को लेकर। आपको बता दें, पुलिस के लिए नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है। उत्तराखंड में कार्यक्रम में शामिल होंगी। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली हैं। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन उत्तराखंड की पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगे। कार्यक्रम होने वाला है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन उत्तराखंड में, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस के लिए अगले जो 15 दिन है बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी, और ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले 15 दिन पूरे उत्तराखंड पुलिस के लिए ये बड़े चुनौतीपूर्ण दिन कहे जा सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि अगले 15 दिनों में कई वीआईपी कार्यक्रम तय हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम उत्तराखंड में तय हुआ। 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड में, 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड में वो आ रही है। 7 नवंबर को उनके आगमन का कार्यक्रम है। 7 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगी। 8 नवंबर को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि वो यहाँ पर सम्मिलित होने आ रही है। ऐसा समझा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरीके से पुलिस को और चाक चौबंद होने की जरूरत है। इसके अलावा उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जो आने वाले दिन में 14 नवंबर को जब केदारनाथ धाम, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का कार्यक्रम यहाँ पर संभावित नजर आ रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया गया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर रह सकता है। अब है किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गाइडलाइंस जारी की गई है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से सभी, ये कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में जो विभागीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी की छुट्टियां इस समय रद्द कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई भी चूक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा कड़ी व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इसलिए सभी कर्मचारियों को तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। पीएचक्यू यानी जो पुलिस मुख्यालय है, उसके स्तर पर इन कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो विभागीय जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनकी भी तैनाती होगी। इसके अलावा जो खुफिया विभाग है, जो सादी वर्दी में भी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात रहेंगे, उनकी तरफ से भी हर मूवमेंट पर यहाँ पर नजर रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें समझा जा सकता है कि पुलिस की जो चुनौतियां हैं काफी आने वाले दिनों में काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। बहुत ज्यादा यहाँ पर उन्हें और कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। ट्रैफिक उलान से लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था तक की, उनको और चाक चौबंद यहाँ पर रखना पड़ेगा। जी अबे, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? कहां पर ये क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, वहां पर किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, राजधानी देहरादून में ही क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ पर आयोजन उत्साह हो रहा है, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आने की संभावना है। ऐसे में इस जो अपराध जगत है, उस अपराध जगत पे किस प्रकार से चुनौती कैसे पार पाई जा सकती है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीजें होंगी, कैसे संसाधन होंगे जिन संसाधनों के चलते पुलिस को और आधुनिक यहाँ पर बनाया जा सकता है,
उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, मंथन होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर कैसे आगामी भविष्य की रणनीति तैयार हो सकती है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। क्राइम लीडर फेस्टिवल में कह सकते हैं कई ऐसे सुरक्षा से जुड़े हुए अहम अधिकारी यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल। जो अपना वक्तव्य यहाँ पर देंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि आम जनता के बीच में, पुलिस के बीच में जो कड़ी होती है, जो संवाद की जो कड़ी होती है, उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, जनता के भरोसे। बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल डॉक्टर गोदियाल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने के बाद उन्हें 28 अक्टूबर को नए अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति कर दी गई, जिम्मेदारी दी गई है। तो देहरादून से आपको बता दें, इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष जिम्मेदारी है और डॉक्टर रवि दत्त को यह जिम्मेदारी दी गई है, कार्यवाहक के रूप में संभालेंगे काम। 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण पदभार किया है। अब हमारे साथ जुड़े, अब क्या कुछ और अहम जानकारी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर रवि दत्त को। जिस प्रकार से इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी किस प्रकार से कार्यालय में बैठकर अपना कामकाज कर रहे थे, इसको लेकर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। उसी का असर है कि शासन स्तर पर उन सब चीजों को लेकर कवायद तेज हुई है नए अध्यक्ष पद को लेकर। और कल देर रात्रि ये कह सकते हैं कि नए अध्यक्ष का यहाँ पर आदेश यहाँ पर जारी हुआ, उनकी यहाँ पर उनका पदभार ग्रहण कराया गया। डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने कल देर शाम अपना पदभार भी यहाँ पर ग्रहण किया है। क्योंकि जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में इस समय लोक सेवा आयोग यहाँ पर आया हुआ है, तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों के चलते ज्यादा मीडिया में खबरें चले, जो सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो। इसलिए सरकार की तरफ से तत्परता के आधार पर शासन स्तर पर उनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद भी जिस प्रकार से यहाँ पर बैठकर अपना कामकाज कर रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि आयोग की छवि को धूमिल करने वाला स्टेप वहाँ पर कहा जा सकता है। इसके अलावा जबकि संविधान में कह सकते हैं जो लोक सेवा आयोग का संविधान है, उसमें साफ तौर पर इन सब चीजों का वही उल्लेख है कि कोई भी सदस्य या कोई भी अध्यक्ष जो आयोग जुड़ा हुआ है, वो अपना सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार से उसको सेवा विस्तार यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। जो उसका कार्यकाल होता है उसको सेवा विस्तार यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, वो सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यालय में 2 दिन तक बैठे रहे, कामकाज करते रहे। और वो सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि विभाग के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हो गया था। तो इसीलिए शासन स्तर पर उन सब चीजों को लेकर गंभीरता से काम हुआ। और जब इंडिया वॉइस की खबर का इसे असर ही कहा जा सकता है कि कल देर शाम शासन स्तर पर इसको लेकर आदेश यहाँ पर बिल्कुल इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देहरादून में कल शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। आपको बता दें, लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर को धरना देंगे नाराज शिक्षक। 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई ये बैठक। 35 में से 33 मांगों पर कार्रवाई का मिला था आश्वासन, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। इसको लेकर धरना देंगे शिक्षक। हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। अब कहां पर धरना होगा, किस प्रकार से है, क्या और अहम जानकारी निकल कर आ रही है। अब कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो शिक्षक है, जो राजकीय शिक्षक संगठन, राजकीय शिक्षक संगठन हो या बेसिक शिक्षक संगठन हो, वो इस समय अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत नजर आ रहा है। और अपनी इन्हीं लंबित मांगों को लेकर कल शिक्षा निदेशालय जो नरूरखेड़ा देहरादून में स्थित है, वहां पर वो लोग धरने पर बैठेंगे, अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और विभाग के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद यहाँ पर करेंगे। शिक्षक जो कर्मचारी हैं, उनकी लंबे समय से जो मांगे चल रही है, जिसमें ये कह सकते हैं कि पूर्व में जो आदेश किया गया था, जिस आदेश को वित्त विभाग की तरफ से निरस्त कर दिया गया था, जो अवकाश, ये कहते यात्रा अवकाश जो शिक्षकों को देने का काम विभाग की तरफ से किया गया था कि 1 दिन का जो यात्रा अवकाश है उसको यहाँ पर स्वीकृत किया गया था, उसको वित्त विभाग की तरफ से नामंजूर यहाँ पर किया गया। उस आदेश के खिलाफ शिक्षक
ये कह सकते हैं कि आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक लंबे समय से उसकी मांग यहाँ पर कर रहे थे कि यात्रा अवकाश को स्वीकृत किया जाए, क्योंकि विभागीय कार्यों के चलते कई बार शिक्षकों को यात्रा यहाँ पर करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनका जो पठन पाठन का काम भी है वो बाधित होता है। दूसरे उनकी जो सेवा में उनका अवकाश होता है, उन अवकाश उनको जोड़ने का काम वहां पर किया जाता है, जिसका मानदेय नहीं मिलता है। यही वजह थी कि शिक्षक इन सब चीजों को लेकर आक्रोशित नजर आते। इसके अलावा विभाग में जो पदोन्नति के जो रास्ते हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य से जुड़े हुए मामले हों या हेडमास्टर से प्रधानाचार्य तक का जो सफर होता है पदोन्नति का, उसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की मांग लगातार शिक्षक संगठन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी मांगों को लेकर कल शिक्षा निदेशालय में शिक्षक यहाँ पर गरजते हुए नजर आएंगे, विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। और अगर उनकी मांगों पर कोई न्यायोचित निर्णय विभाग की तरफ से नहीं लिया जाता, सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता, तो आने वाले दिनों में जो शिक्षक संगठन होंगे वो चरणबद्ध आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। फिर विभाग के लिए भी और सरकार के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि विभाग के लिए आने वाले दिनों में जो पठन पाठन के जो काम होंगे, जो परीक्षाएं होंगी, वो बाधित होती नजर आएंगी। सरकार के लिए चुनौती इसलिए समझा जा सकता है कि अगर शिक्षक संगठन नाराज होते हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी हैं, तो आने वाले चुनावी वर्ष में सरकार के लिए बड़ा चुनौती यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि समय रहते हुए विभाग और सरकार दोनों को इस पर उचित निर्णय लेना होगा। जी शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। राज्य में निवेश के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में 6000 एकड़ लैंड बैंक तैयार किया है, ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को यहां लाया जा सके। हालांकि प्रदेश में मौजूदा हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में भी उद्योग स्थापित है। अब सरकार इस संबंध में कोशिश करने जा रही है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी उद्योगों को स्थापित किया जा सके। आपको बता दें, मुख्य रूप से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, एडवेंचर, टूरिज्म और हेल्थ वेलनेस संबंधित इंडस्ट्री लगाने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अब सीएम धामी जल्दी सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए तो चूंकि लैंड बैंक जो चाहिए वो हमारा 4 जिलों में उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग जो इंडस्ट्री भी पहाड़ों में जाएंगी, जो पहाड़ों में पर्यटन के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, उन सभी को प्राथमिकता देंगे। और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है केवल हमारे 4 जिलों के अलावा पहाड़ों में भी जाए। उसके लिए हम जिलाधिकारियों के साथ भी जल्दी ही बैठक भी करने वाले हैं। उन सभी को हमने पहले से ही ये प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अपने अपने यहाँ पर क्या संभावना पर उनके यहाँ काम हो सकता है वो हमको दें। रानीखेत में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनेवाल का नाम उद्यान घोटाले में आया, जिसमें राज्य की राजनीति में घमासान मच गया। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कल ही सीबीआई को पूरे घोटाले की जांच का आदेश दिया है और आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनेवाल के नाम का जिक्र है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब मांगा है। नाम घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनेवाल ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। ये जो पूरा मामला है, ये बेताघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहाँ पर कुछ बंजर ज़मीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली ज़मीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग पर एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरबाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य सुविधाएं थी वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाया था कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी। राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता अब राजस्थान जा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भाजपा महिला मोर्चा के
पदाधिकारी राजस्थान जाएंगे और वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। उनका कहना है कि राजस्थान जाने वाली भाजपा महिला मोर्चा की टीम को तैयार किया गया है और जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक महिला मोर्चा के पदाधिकारी राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम तैयार है और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे तब तक महिला मोर्चा की टीम को वहां पर ही रहना पड़ेगा। ये अभी हमारे कुछ महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं। अभी कुछ जाने वाली है, कुछ 2-3 दिन में ही, कुछ हमारी 2-3 तारीख को जाएंगी और इस तरह से दीपावली तक भी और पूरे चुनाव तक वहीं रहेंगी। सभी लगभग जिन विधानसभाओं में भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पर महिला मोर्चा उत्तराखंड काम करेगा और वहाँ से विजय हासिल करके आएगा। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए राजधानी की सड़कों की हालत सुधारने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। वहीं सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की उन सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है जो एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के रुकने वाले होटल तक बनी हुई हैं और जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कों का वे निरीक्षण कर चुके हैं और जहां जरूरत है सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें 8 से 9 नवंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की जो भी सड़क गड्ढा मुक्त है उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो मेहमानों के लिए सड़कों की हालत में सुधार हो रहा है, आपको बता दें, जिसको लेकर लगातार काम जारी है। ये प्रयास किया जाता है कि सड़क का जो फाइनल कोट डालने से पहले अगर कोई कटिंग होनी है या कोई बिजली की लाइन या पानी की लाइन डालनी है तो वो डाल दी जाए, क्योंकि फाइनल कोट होने के बाद सड़क एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद अगर कटिंग करेंगे तो रिपेयर में वो बात नहीं आ पाती है। तो ये प्रयास लगातार किया जाता रहा है। मेरे स्तर से भी कई बार इसमें निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये सही है कि कई बार इमरजेंसी कंडीशन में या कई बार डिपार्टमेंट्स के आपस के समन्वय नहीं होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इसमें कि ये स्थिति नहीं आए, क्योंकि सरकारी धन की क्षति होती है, इसके बाद असुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि सड़क दोबारा काटी जाए तो बन नहीं सकती उस तरह से। तो इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि आगे जो भी इस तरह के काम हो वो सड़क के फाइनल कोट होने से पहले किए जाएं। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदी है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि सरकार को दूसरे की गाय से गोदान करने की आदत है। वर्तमान सरकार को पंडित नारायण दत्त तिवारी, पंडित केसरी पंत और हरीश रावत का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने जमरानी बांध के में अहम योगदान दिया। ऐसा है, भाजपा अपना चश्मा साफ करके बैठी है, तभी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो अंधकार में ही थी सारी चीजें। 40 वर्षों के बाद जमरानी बांध परियोजना को जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने मंजूरी दी है, ये मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज़ इन्होंने की है, हर चीज़ इन्होंने सोची है, हर चीज़ यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहाँ तो आपने कोई नया काम नहीं किया। और ये जो 40 वर्षों से परियोजना रुकी हुई थी, इस पर जो केंद्रीय मंजूरी, वित्तीय मंजूरी मिली है, बहुत ज़्यादा प्रदेश को लाभ होने वाला है और हमारे 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को इसमें जो है ये लाभान्वित। देखिए, जमरानी बांध के संबंध में तो इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए पंडित नारायण दत्त तिवारी का, धन्यवाद करना चाहिए पंडित केसरी पंत जी का, धन्यवाद करना चाहिए हरीश रावत जी का, जिनके जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री रहते हुए हरीश रावत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसके कागज आगे को बढ़े हैं।
हाँ ठीक है, आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। कार्य कब प्रारंभ होगा ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है, और ये तो अपनी पीठ थपथपाने के आदी हैं। और दूसरे की गाय में गोदान करने की आदत है इनको, अपनी तो गाय है नहीं इनके पास। भाई जमरानी बांध क्या एक दिन में बन गया क्या हरीश रावत जी का कोई योगदान नहीं, पंडित नारद तिवारी का कोई योगदान नहीं, जिनका संसदीय क्षेत्र रहा है वो, केसी पंजी का संसदीय क्षेत्र रहा है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधान सभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से 5 तीखे सवाल किए। आपको बता दें, भानियावाला के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव ने कहा कि हमारे क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि आखिर तो आपको बता दें, डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी के नागा घेर में 14 फील्ड रेजिमेंट ने रानी पोखरी और डोईवाला क्षेत्र के 15,000 सैनिक और अर्धसैनिक के साथ पूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। आपको बता दें, आज रानी पोखरी में आर्मी कैंटीन का उद्घाटन शहीद सैनिक की विधवा पत्नी किरण ने किया है। साथ ही इस अवसर पर 14 रेजिमेंट के ब्रिगेडियर अर्जुन कुटी ने इस अवसर को सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवार के लिए शानदार अवसर बताया। जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन डोईवाला के प्रयासों से खुली कैंटीन क्षेत्र के 15,000 सैनिक और अर्ध सैनिक तथा उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगी। मेरे को तो ये लगता है कि आज एक बड़ा महोत्सव है, जिसमें हमारे पूरे ईएसएम को, इस एरिया को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा जो है ये लाइफ लॉन्ग का है, और इससे हमारे जितने ईएसएम है उनका मोराल बहुत हाई हुआ है। दे आर ऑल इन हाई स्पिरिट। ओनली द बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के बुजुर्ग हैं, जहाँ वीर नारीज हैं, उनके लिए ये सुविधा पहले दी गई है। तो इसको ये कहते हुए मैं कमांडर इन चीफ सेंट्रल कमांड उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद स्टेशन कमांडर और जीओसी 14 फील्ड उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें, भानियावाला के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव ने कहा कि हमारे क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताएं कि आखिर 5 साल में कितना विकास क्षेत्र का किया और कितनी सांसद निधि का इस्तेमाल हुआ। कहा कि सांसद निधि रानी पोखरी में प्रस्तावित लॉ कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणाएं की और कई योजनाओं का शिलान्यास तक कर दिया था। लेकिन हमारे वर्तमान सांसद जो फिर से क्षेत्र में जनता का वोट मांगने के लिए सक्रिय हैं, वो पहले जनता को बताएं कि पूर्व में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित योजना पर सांसद ने क्या प्रयास किए हैं। हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है। हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था, आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उनसे पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बावेजा के मामले में कहा कि वह अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त था। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी की शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि बागवानी का क्षेत्र विकास का एक अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में यह आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी विधानसभा की एक नर्सरी में गलत तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो असलियत सबके सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया गया।
बेटा, इधर आ जाओ और आगे चलो। एसडीएम साहब ये भी उखाड़ो। हाँ उखाड़ेंगे ये न के नर्सरी में। अरे सुनो, दिखाओ कृषि मंत्री को दिखाओ, ये देखो ये चीज दिखाओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा है, जिसको जो है निलंबित भी किया है, और उसके बाद उनकी जो है जांच भी की, और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो, क्योंकि वो पहले ही से उन्होंने कहा भी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जो है अंकुश लगाना है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में परिवहन नियमों का पालन न करने पर आम जनता का तो चालान काट दिया जाता है, लेकिन शासन और विभागों के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दरअसल जो प्राइवेट गाड़ियां सरकारी दफ्तरों में लगाई गई हैं, वो टैक्सी नंबर हैं, जिसका नंबर प्लेट पीला रंग का होता है। बावजूद इसके इन सभी टैक्सी गाड़ियों को सफेद नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि अधिकारियों को पीला नंबर प्लेट पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में परिवहन विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसे वाहनों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।